अच्छा, हम अभी बात हमने की है अमेरिका की। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ ली हमने। और मैंने कहा था कि मैं ज्योग्राफी जब पढ़ाता हूँ तो साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है। तो खैर, क्यों वो बताया था आपने, मैंने क्यों एक यहाँ से एग्जांपल्स देते हैं हिस्ट्री में किस किस किस्म के क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्यूलिप रेवोल्यूशन 2024 में ये सवाल आया हुआ है, ट्यूलिप रेवोल्यूशन। ट्यूलिप असल में ना एक फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर के नाम पे इन्होंने एक रेवोल्यूशन हुई थी किर्गिस्तान में 2005 में। तो वहां से फिर ये नाम आ गए ट्यूलिप रेवोल्यूशन। और क्या है कि वहाँ फ्लावर है, उसको काफी रिस्पेक्ट देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ये पीस की निशानी है, पीसफुल रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, उन दिनों ये जितने भी कई एक कंट्रीज थे उसमें ये रेवोल्यूशंस आए थे। भारत एक डिक्टेटर था, मुश्किल मुश्किल से उनके नाम है कोई, अक्सर है कि अस्कर है, अस्कर एक्कीयीव, अस्कर, ASKAR। ठीक है, AKAYEVI एक्कीयीव। तो उसकी जो हुकूमत थी, उस वो डिक्टेटर था समझ लें, 1990 से बैठा था। ठीक है, बादशाहत बनाई हुई थी और जुल्म सितम किए हुए थे जाहिर है अवाम पर। तो डी चौक पे जाके उन्होंने धरना दे दिया और बहरहाल एक रेवोल्यूशन आई, जो भी सिचुएशंस बनी। और एक डिटेल है इसकी। लेकिन ट्यूलिप अब दो चीजें मैंने आपको बताई जो जरूरी हैं। ठीक है, नंबर वन, ट्यूलिप रेवोल्यूशन है क्या, ताकि आपको उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ट्यूलिप एक फ्लावर का नाम है और ये बंदों ने अपने हाथों में वो फूल वगैरह उठाए हुए थे, भाई हम पीसफुली एहतजाज करेंगे। अच्छा, कब की बात है? 2005 की। किसके खिलाफ हुई थी? ठीक है, एक्कीयीव के खिलाफ, अस्कर अस्कर एक्कीयीव के खिलाफ 2005 में हुई थी। कब से बैठा था वो बंदा? 1990 से बैठा था। और भी इसमें अगर आप डिटेल देखना चाहें तो और भी देख ले सकते हैं कि भाई वो हुए थे असल में इलेक्शन हुए थे। और जो ओपोजिशन में था बंदा, उसने जीतना ही जीतना था। लेकिन जब असल नतीजा आया तो फॉर्म 47 बन गए और जो है ना वो हार गया। तो इसके खिलाफ फिर उन्होंने कहा कि ये बंदा तो हम पे मुसल्लत ही रहेगा, चुनाचा उन्होंने उसके खिलाफ, अस्कर की के खिलाफ एहतजाज किया। फिर वो फरार हो गया मुल्क से और उसने इस्तीफा दे दिया। ये फ्लावर का नाम। अब देखें, ये चीज तो अब यहां तक तो ठीक है, तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स तैयारी। कुछ तो ऐसे होंगे जो सिर्फ ट्यूलिप को पढ़ेंगे और आगे चले जाएंगे। ठीक है, ट्यूलिप पढ़ लिया, हाँ भाई ट्यूलिप रेवोल्यूशन है, पढ़ लिया, आगे गए। ठीक है, थोड़ा बहुत देख भी लिया। कब कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत देखेंगे, डिटेल देखेंगे, 2005 में हुई इस तरह की तीन चार बातें। आप में से जो अच्छे स्टूडेंट है वो क्या करेगा, आप कहोगे यार अगर ये पूछ सकता है ट्यूलिप रेवोल्यूशन, तो मैं थोड़ा सा और देख लूं कि कुछ और रेवोल्यूशंस भी तो आ सकती हैं ना इस तरह की। तो आप देख लो कि यार रोज रेवोल्यूशन भी तो हुई थी जॉर्जिया में, ऑरेंज रेवोल्यूशन भी हुई थी यूक्रेन में, कॉटन रेवोल्यूशन भी हुई थी ये उज़्बेकिस्तान में, स्नो रेवोल्यूशन, जैस्मीन रेवोल्यूशन ट्यूनिशिया में, जिसको आप अरब स्प्रिंग पढ़ते हो, कुछ लोग जैस्मिन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा सा देख लेंगे यार, ये क्या क्या था, थोड़ा थोड़ा सा उसको समझ लेंगे। कुछ रट्टा जो लगाने वाली बात यही है कि जॉर्जिया में, अब पीछे क्या पूछा उसने, ट्यूलिप रेवोल्यूशन कहाँ हुई थी? ठीक है, किर्गिस्तान में स्नो रेवोल्यूशन भी हुई 2010 में, 5 साल के बाद। तो जब हम एशिया पढ़ेंगे तो एशिया के ये कंट्रीज हैं, या जो जो भी एशिया के हैं, या ये यूरोप का है फॉर एग्जांपल, ये अफ्रीका का है, तो हम वहाँ पढ़ लेंगे। ट्यूनीशिया पढ़ेंगे तो जैस्मिन रेवोल्यूशन भी थोड़ी सी देख लेंगे। बल्कि ये तो डिटेल से देखने वाली है, अरब रेवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग, या फेसबुक रेवोल्यूशन भी इसको कहते हैं। अच्छा, फिर इसमें अब देखें जनरल नॉलेज में मैंने कहा था कि स्पोर्ट्स थोड़ी सी देखें, पढ़ेंगे जो भी पास पेपर में आई है, थोड़ी थोड़ी और डिटेल देख लेंगे। और फिर ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स, पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटीज मोस्टली पढ़ा देता हूँ मैं उसी में, ज्योग्राफी में। जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम, कंट्रीज पढ़ेंगे, तो उसी में बुक्स कुछ रह जाएंगी तो वो पढ़ लेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस वो डिटेल से पढ़नी होती हैं। स्पोर्ट्स हैं, अब यहाँ पर तो मेरे ज्यादातर स्टूडेंट स्पोर्ट्स वाले हैं फिलहाल यहाँ।
लेकिन कुछ हैं जो जनरल होंगे, उनके लिए मुश्किल होती है। तो आप क्या करो कि जब भी किसी स्पोर्ट का भी कोई पूछ ले जब पीपीएससी में, तो उसकी डिटेल देखें। जैसा पिंग पोंग, अनदर नेम ऑफ विच स्पोर्ट, 2023 का एमसीक्यू है। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस को क्या कहते हैं? पिंग पोंग भी कहते हैं। तो आप बस थोड़ा थोड़ी बातें देख लें कि इसका जो रैकेट होता है, हाँ जी, आप में से किसी से पूछता हूँ। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ रैकेट होता है। अस्मा, आपका है ना ये सब्जेक्ट? हम्म। सोनिया का भी होगा, अस्मा का भी होगा। हाँ, अस्मा फिजिकल साइंस तैयारी करवाई थी ना इमरान साहब ने आपकी। असद, आपका भी होगा। बताइए, इस रैकेट को क्या कहते हैं? टेबल टेनिस की रैकेट को क्या कहते हैं? जी, कोई है अंदाजा? इसको पैडल कहते हैं, पैडल, PADDLE, पैडल। ठीक है, और ये सिंगल मैन भी होती है, डबल मैन भी होती है। अब जिस तरह वो पूछ लेता है, बैडमिंटन की जो शटल है उसके कितने विंग्स हैं, ठीक है, तो वो ये भी पूछ लेता है इसका वेट कितना है। मुख्तलिफ उसमें पूछा हुआ, आई थिंक हॉकी में शायद पूछा हुआ है कि बॉल का वेट कितना है। तो इसकी वेट, इसकी बॉल का वेट भी देख लें। ठीक है, इसका डायमीटर भी देख लें। ये 2.7 ग्राम्स की होती है ये बॉल। इस तरह खैर कुछ ना कुछ इजाफी मालूमात हम ले सकते हैं। ये वही सवाल आ गया, अभी पूछा था। हाउ मेनी विंग्स डज अ बैडमिंटन शटल हैव? 16 विंग्स होते हैं या 16 फीदर्स होते हैं। और ये 19, ये भी क्वेश्चन है पास पेपर का, 1972 में इंक्लूड की गई। पहली बात तो ये है कि जितने भी बैडमिंटन, एक का एक पेज बना लें रजिस्टर पे। ठीक है, एक फोल्डर पे एक दो चार पांच पेज छोड़ दें, स्पोर्ट्स के नाम की हेडिंग दे दें वहां पर, और ये ऊपर बैडमिंटन लिखें, आधा पेज छोड़ दें, और लिखें आधा ना पूरा पेज छोड़ दें। ठीक है, तो उसमें ऐड करते जाएंगे यार, ये एमसीक्यूज आए हुए हैं और ये आ सकता है। अब देखें, बैडमिंटन कोर्ट के बारे में कई मरतबा क्वेश्चन आया। ठीक है, इसके कोर्ट के हवाले से वो पूछता है कि बताइए ये जो साइड लाइन है, ठीक है, डबल, इसकी विड्थ कितनी होती है? 13.40 मीटर। ठीक है, साइड लाइन का पूछ रहा है वो, पता है वो कितनी विड्थ होती है उसकी? 13.40 मीटर। ठीक है, इसके अलावा देखें, ये साइड लाइन फॉर सिंगल्स है, और ये लेफ्ट सर्विस कोर्ट है, राइट सर्विस कोर्ट है, और इसकी इसका एरिया कितना है? 3.96 मीटर। इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा देख लें कि नेट से जो डिस्टेंस है साइड लाइन का, साइड लाइन कोर्ट का डिस्टेंस कितना होता है? 1.98 मीटर। ठीक है, राइट सर्विस कोड, और ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसी जगह लिखा हुआ है ना, लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल। अगर, हाँ, अगर डबल हो, हाँ, ये देखें, ये सवाल बनता है कि सिंगल कोर्ट, अगर सिंगल पर्सन खेल रहा है तो यहां तक होता है कोर्ट, और अगर डबल हो जाए तो इतने डिस्टेंस का फर्क पड़ जाता है, 76 सेंटीमीटर का। तो 76 सेंटीमीटर इधर से, 76 सेंटीमीटर इधर से, दोनों को प्लस करें तो इस चीज को भी याद रखें, कभी पूछ ले शायद। नेक्स्ट है वॉर एंड पीस नॉवल। ठीक है, वॉर एंड पीस नॉवल लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। 1805 से 1812-13 का ये जमाना था। नेपोलियन की वार्स उन दिनों हो रही थी, तो इसने ये बस नावल लिखा, और उसमें कुछ करेक्टर्स बना दिए। वो कहता है कि वो फिर करेक्टर्स एक काफी चैलेंजिंग उनकी लाइफ होती है, एट द एंड वो फिर मिल जाते हैं। वो कहते हैं एक वार का जमाना है, और एट द एंड पीस होना ही होना है। तो वो वार का जमाना भी दिखाता है, पीस का भी दिखाता है, और फिर उसमें जो सेल्फ डेवलपमेंट होती है उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि मैं कितनी ज्यादा सेल्फ डेवलपमेंट होती है एक बंदे की चैलेंजिंग जिंदगी में, और उस उन चैलेंजेस के बाद पीस आना होता है। और वही लोग एंजॉय करते हैं जो, जिन्होंने स्ट्रगल की होती है, जिन्होंने कुछ किया होता है। इस तरह की चीजें, थोड़ा सा थीम पढ़ लें, उसका याद हो जाएगा आपको। रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस का ये सिंबल है। ठीक है, ये फ्लैग, मतलब सिंबल नहीं, फ्लैग है। ये टोटली वाइट है, दरमियान में रेड कलर का क्रॉस है। इसके भी हेडक्वार्टर पूछा जाता है जिनेवा, और इसका फाउंडर पूछा जाता है जीआई ड्यूरेंट। 1863 में इस फाउंड हुई थी चैरिटी वार। ठीक है, जीआई ड्यूरेंट जो है ना, ये इसकी बेसिकली ये है,
एक 1859 में कोई इटली में, ठीक है, कुछ जंगें छिड़ी थी 1859 में, सोल्फरीनो। ठीक है, शायद कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। गुलजमान है यहाँ पर? गुलजमान नहीं है। तो शायद कभी इंटरव्यू में पूछ ले कि ये, ठीक है, चैरिटी इन वार तो पता लगे, ये बताओ रेड क्रॉस का मोटिवेशन क्या थी बेसिकली। ये कुछ जंगों का ऑब्जर्वेंट रहा, इसने चशमदीद गवाह था कुछ। सोल्फ्रीनो 1859 में इटली में जंग हुई थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए। तो वहां पर इसने देखा मार काट, लोगों की लाशें पड़ी हैं और कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई उनका खैर खा नहीं है। तो इसने, इसका जो दिल है ना, बड़ा अजीब हुआ। तो ये बेसिकली स्विट्जरलैंड का था। इसने जाते यही कहा कि यार ये जंगों में लोग ऐसे मर मरा जाते हैं, इनका कोई वली वारिस नहीं होता, चुनाचे हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे कि जो हमदर्द लोग हैं वो डोनेशंस देंगे और हम इन लोगों के लिए काम करेंगे। ठीक है, यानी कि कास्ट क्रीड और कलर को ना देखते हुए, इस तरह से मोटिवेशन थी। अच्छा, एक और सवाल आता है रेड क्रॉस का। रेड क्रॉस फ्लैग इज द रिवर्स ऑफ द फ्लैग कौन सा? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का जो फ्लैग है वो रिवर्स है रेड क्रॉस से। देखें, ये रेड क्रॉस बना हुआ, इसका व्हाइट क्रॉस है भी स्विट्जरलैंड में। देखें, अपने ही कंट्री का इसने जो फ्लैग है उसको चुना। पर्सनैलिटीज को देखें। हु वाज द, क्वेश्चन है 2023 में, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली असेंड माउंट एवरेस्ट? सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को सर किसने किया था? जंको टैबी ने। ठीक है, जापानीज थी ये, जंको टैबी। तो 2016 में इनकी डेथ हुई है। जब जंको टैबी का पूछ सकता है तो एडमन हिलरी, ये तो शायद पूछता है एडमन हिलरी का ना, पूछा हुआ है इसने। कौन सा फर्स्ट पर्सन था जिसने माउंट एवरेस्ट सर की थी? एडमन हिलरी ने। और एडमन हिलरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। ठीक है, 1953 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की। और जंको टैबी ने कब की? 1976 नहीं, इन्होंने कब की? हाँ जी, किसी को आइडिया है? इसके बाद ही की थी बहरहाल ना, 62 में या इस तरह का कुछ था। ये देख लीजिएगा कि कब सर की इन्होंने। नेक्स्ट देखें। जनरल नॉलेज, आम कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी आप एक अलग से कैटेगरी बनाएं। ठीक है, अपने फोल्डर में एक कैटेगरी बनाएं और सारे एमसीक्यूज लिखते चले जाएंगे। ये जनरल बातें पूछी हुई। जैज इज द नेम ऑफ म्यूजिक। जैज किसका नेम है? म्यूजिक का नाम है। विच लेक इज नाउन एज पैराडाइज ऑफ बर्ड्स? पैराडाइज बर्ड पाकिस्तान में है जी। पैराडाइज बर्ड किस एरिया में है जी, कौन बताएगा? हाँ जी, कोई है यहाँ पर स्टूडेंट? मिसबा। सादिया से तो हम नहीं उम्मीद कर सकते। हाँ जी, मिसबा को है आइडिया? पाकिस्तान में हेलीजी लेक कहाँ पर है? चलो, थट्टा में है जी, सिंध में। इसको पैराडाइज ऑफ बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार बर्ड्स आते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना तस्वीर में, इनको वाचर कहते हैं। वाचर, ये वाचर है लंबी गर्दन वाले। कोई 200 कोई अनवा है, स्पीशीज हैं बर्ड्स की यहाँ पर, 200 टाइप के। तो ये हैं पैराडाइज ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज द पोलिजर प्राइज अवार्डेड? पोलिजर प्राइज किस कहाँ किस फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म में। ठीक है, ये यूएसए में जो राइटर्स वगैरह होते हैं ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी उनको देती है। पाकिस्तान का कोई बंदा उसको अवार्ड नहीं किया गया। 1917 में स्टेब्लिश हुई थी। कोई 42 से ज्यादा फील्ड्स हैं, जो भी है उनको देखते हैं कि अच्छी कारकर्दगी देता है तो उनको ही अवार्ड करते हैं। असद माइक ऑफ करो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओलंपिक स्पोर्ट? वो पूछेगा ओलंपिक स्पोर्ट कौन सा नहीं है? स्विमिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, फेंसिंग। क्रिकेट है जी। क्रिकेट को ओलंपिक्स में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, बहुत सारे हैं को 42 तरह के गेम्स हैं जो ओलंपिक में हैं,
लेकिन आप मेन मेन देख लेंगे कौन सी नहीं है। बाकी ये देखो पिक्चर में बना हुआ है गोल्ड में। इसको छोड़िए, जूडो है, फेंसिंग है। फेंसिंग क्या होता है, वो जो तलवारें होती हैं वो पतली पतली सी, बिल्कुल उनकी सिलाइयाँ टाइप होती हैं, उनसे लड़ते हैं वो। शर्ट पे लग जाए जिसम पे तो वो एक नंबर काउंट हो जाता है। आर्करी है, यानी कि तीर अंदाजी, बास्केटबॉल वगैरह। कौन सी नहीं है अगर उसको देखें तो मेजर मेजर, जिस तरह पोलो नहीं है, तो जिस कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी। टग ऑफ वार नहीं है, ठीक है। बेसबॉल नहीं है, स्क्वैश नहीं है ओलंपिक में, ठीक है। तो बैट क्रिकेट है तो वो भी याद कर लें। बाकी ओलंपिक के तो बेशुमार एमसीक्यूज है। नेक्स्ट देखते हैं जी, इस्लामिक हिस्ट्री। इसको ब्रीफ करते हैं, इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस बता रहा हूँ आपको कि कहाँ से कहाँ तक इस्लामिक हिस्ट्री। आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करनी है जी। इससे पहले भी अगर हो सके तो, नहीं वहां तो नहीं लेके जा सकते खैर हिस्ट्री आदम की। हाँ वहां भी जा सकती है वैसे, आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी जा सकती है हिस्ट्री। कैसे जी बताएं, आदम अलैहिस्सलाम से पहले कैसे जा सकती है इस्लामिक हिस्ट्री? भाई यही है ना, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को कितने दिनों में बनाया? 6 दिनों में आई थिंक। तो वो आदम अलैहिस्सलाम से पहले ही ना चली गई। ठीक है? तो खैर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम प्रॉफिट, ठीक है, उनकी लाइफ तमाम से बड़ा, 1,26,000 की बात नहीं कर रहा मैं, पांच सात जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी कि हजरत आदम के बाद कौन से थे? शीस अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन आया हुआ था शीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल हुए। फिर शीस अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है। फिर और भी जितने भी अम्बिया कराम हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, शुएब हैं, जिक्र अलैहिस्सलाम हैं, सारे मेजर जो प्रॉफिट्स हैं उनको देखें। आप की बर्थ, बर्थ से पहले इवेंट हुआ था फील वाला, ठीक है, वो देख लें। आप की, आप के विसाल तक तमाम इवेंट्स, ठीक है, हिजरा से पहले और हिजरा के बाद, नबूवत से पहले और नबूवत के बाद, तमाम इवेंट्स, मेजर इवेंट्स देखने पड़ेंगे। खुलफाए राशिदीन का दौर, उसमें मेजर मेजर चीज़ें हैं वो। बनु उमैया और बनु अब्बास, इनकी भी मेजर मेजर चीज़ें, कुरान और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। जनरल नॉलेज से मुराद है कि इमाम अबू हनीफा वगैरह के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, मुहद्दिसीन के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब जिस तरह आर्क का पूछ लिया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो बोट थी उसका क्या नाम था? आर्क। ये देखें। असद, अगर कोई बोलना नहीं है तो फिर माइक ऑफ करें। ऑफ करें माइक। मुझे लगता है ऐसे कहीं से टच हो गया, लगा हुआ किसी और काम में। चलो, इंग्लिश ग्रामर इन डेप्थ करनी पड़ेगी। इन डेप्थ ग्रामर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बाज़ औक़ात मैं ही हैरान हो जाता हूँ कि यार ये कैसा क्वेश्चन दे दिया इसने। सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड मीनिंग्स, प्रपोजिशन, नरेशन, चेंज ऑफ वॉइस, ठीक है, इनको करें। इनके रूल्स देखें, चेंज ऑफ वॉइस, नरेशन, इनके रूल्स देखें। इनके रूल्स देखने के बाद उनके प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैक्सिमम एक एक रूल पे तीन तीन चार चार सेंटेंस आपके रजिस्टर पे लिखे होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के। और स्पेशली उसमें आपके पास पेपर के क्वेश्चंस हो। प्रपोजिशन, ज्यादातर क्या होता है कि जब भी प्रपोजिशन पढ़ाई जाती है तो पढ़ा भी ऐसे ही सकते हैं कि ये बता दो टेबल पे कोई चीज रखी है तो ऑन है, ठीक है, इस तरह की चीजें पढ़ा तो ऐसे ही सकते हैं। लेकिन आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे प्रपोजिशन। टेक के साथ क्या आता है, मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ जो प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं उनको रटना पड़ेगा। पास पेपर्स उठाएं, ठीक है, इकरा बिलाल वालों की बुक से पास पेपर उठाएं, इंग्लिश उठाएं, प्रपोजिशंस रजिस्टर में नोट करते जाएं, मीनिंग्स लिखें, याद करें बस। जब वो याद हो जाए तो कुछ और कर लें, इजाफी कर लें, वर्ड मीनिंग थोड़े बहुत, और सिनोनिम एंटोनिम पास पेपर्स के करें, फिर एक्स्ट्रा कर लें। अब किस तरह, मिसाल के तौर पे, ये भी जी यूट्यूब पे है मेरी वीडियो, व्हाट डज द इडियोमेटिक फ्रेज मीन्स। क्या इडियम क्या है? टू एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक मतलब फना हो जाना। क्या मतलब है, तो क्या मतलब होगा? चलो मैं बता देता हूँ, टू रूइन इन स्मोक वन सेल्फ,
आगे आपका क्विज आना है तो आप बताएंगे। हॉर्नेट्स नेस्ट क्या है जी, बताएं। कोई रिप्लाई करने शुरू करें, इधर रिप्लाई करने वाले भाग गए लगता है। नेटवर्क का इशू है या क्या मसला है? जी, गैस करते रहिए, ऑप्शन है इसमें, गैस करते रहें। स्मा कहती हैं वायलेंट सिचुएशन। ठीक है जी, गुड। नेक्स्ट क्या है? अब इनको समझाते हैं, एम्बिगुइटी का एंटोनिम क्या है? हम्म। एम्बिगुइटी का मतलब है कि एक ब्लर सिचुएशन जिसमें हमें कोई चीज समझ ना आ रही हो, एम्बिगुइटी, मुबहम। तो एंटोनिम इसका क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, यानी बिल्कुल क्लियर हो जाना। गुड सी, शाबाश जिन्होंने बी बताया। नेक्स्ट है, इंग्लिश में देखा पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मैं ये समझता हूँ, मैं कहता हूँ पंक्चुएशन जो है ना, मैं जिन नोट से पढ़ाता हूँ पंक्चुएशन जो मैंने खुद बनाए हैं, उस पर मैंने टाइटल दिया हुआ आउटस्टैंडिंग पंक्चुएशन। आउटस्टैंडिंग पंक्चुएशन किस तरह जी? क्योंकि मैंने एक एक रूल के साथ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं और उनको कलरफुल बनाया है। ठीक है, टू सेपरेट आइटम्स। अगर आप अपने रजिस्टर पर इनको इसी तरह कलरफुली लिख लें और प्रैक्टिस सेंटेंसेस बना लें, तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा यहाँ से, पंक्चुएशन से। आइटम्स को सेपरेट करने के लिए कोमा यूज होता है, आई लाइक राइस बीफ एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, जब भी राइस बीफ वेजिटेबल्स करने हो तो कोमा डाल दें, बस ये एग्जांपल के लिए दिया, आगे डिटेल नहीं समझा सकता मैं। अपोजिटिव एक्सप्रेशन, कंपाउंड एक्सप्रेशंस, इनको देख लें किस तरह से। बेशुमार टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सब दो तीन ऐसे बताई हैं मैंने। जी, कोई बात कर रहा है, पूछ रहा है? चलें, अगर नेक्स्ट किसी का बिला वजह माइक अगर ऑन हुआ तो मैंने रिमूव कर देना, वेटिंग में डाल देना, ठीक है। अपोजिटिव एक्सप्रेशंस, अपोजिटिव कहते हैं कि कोई नाउन है और को में डाल के हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको अपोजिटिव एक्सप्रेशंस कहते हैं। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री इज डिफिकल्ट टू हैंडल। ठीक है, इट्स डिफिकल्ट टू गवर्न, इसको कहते हैं अपोजिटिव एक्सप्रेशंस। अब बाजों का इसमें देखें, अगर ये कहेंगे जनाब इमरान, ठीक है, एन एक्सपर्ट डॉक्टर, ठीक है, या हम इमरान कहते हैं, या सीजन्ड पॉलिटिशियन, उसके बाद उसकी डिटेल डाल दें कोमे डाल के, तो यहाँ पर ये जो आएगी ना, इसको अपोजिटिव फ्रेज कहते हैं। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं लिखने में, या करेक्शन भी आ सकती है, हम कहते हैं अ हार्ड कंट्री कोमा पाकिस्तान इज डिफिकल्ट टू गवर्न। तो अब अपोजिटिव में पाकिस्तान को, अपोजिटिव एक्सप्लेनेशन की जगह पाकिस्तान को डाला, तो ये गलत हो जाता है। कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंस को उनसे होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। मदर कुक्ड द मील एंड आई हैड इट, मैंने इसको खाया। दो सिंपल सेंटेंस हैं, जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस। और अगर एक सिंपल है, एक डिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, गौर करें। आई मदर कुक्ड द मील एंड आई हैड इट, अगर यही कोऑर्डिनेटिंग के बजाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हों तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस तरह के और भी इसमें टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। कंपाउंड सेंटेंस हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल हैं। एक्टिव पैसिव में मिसाल के तौर पे इंपेरेटिव सेंटेंस, स्टार्ट, ये रूल आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और दे हैव सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट जो है ना, यू अंडरस्टूड होता है। इंपेरेटिव, हुक्म या फिक्रे, क्या वो कहता है? उर्दू में इसको हुक्म कहते हैं वैसे। कंसल्ट द डॉक्टर, ये सजेशन है। पॉलिश माई शूज, मेरे जूते पॉलिश कर दो। लेट माई शूज बी पॉलिश्ड, ये फिर आप एक मरतबा अगर सेंटेंस पढ़ लिया आपने इसको, आप प्रैक्टिस करो बार बार, खुद से सेंटेंस बनाओ, कहीं से सेंटेंस दे दें, मैं खुद भी दूंगा आपको, सेंटेंस दे दें तो उसका आप कन्वर्जन करो। एक्टिव को पैसिव में बनाओ, पैसिव को एक्टिव में बनाओ। 8-10 इस तरह प्रैक्टिस करोगे, आपको रट जाएंगे। वो बाजू का ये भी पूछ लेता है कि कंसल्ट द डॉक्टर कौन सा सेंटेंस है, किस किस्म का सेंटेंस है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट,
चले, बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस नहीं करता मैं। ये बताएं जी आप, अब आपकी बारी बोलने की। ठीक है, या फिर टाइप करें और फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर दें। हाउ मेनी कंट्रीज, चलें जिससे मैं पूछूं वो बताएगा, ठीक है। कितने कंट्रीज हैं जी नॉर्थ अमेरिका में? अस्मा आप बताओ। ठीक है जी, 23। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरोएस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड? बताएं जी, बोल के बताएं तो अच्छा है, ताकि आप लोगों को याद रहे। चलें जी, बोलते जाएं जी सारे कॉमन, जो जिसको आता है बताए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नैरोएस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड? सी, गुड, शाबाश। ढीले हो जी सारे, इतना लेक्चर आप लेते रहे और जवाब देने में सुस्ती कर रहे हो। क्या इशू है वैसे? टाइप क्यों नहीं करे? अगर आप बोल नहीं सकते तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि बैकग्राउंड पे शोर हो, लेकिन आपको टाइप करने में क्या इशू है, बताएं भी। ओके, ये होगा स्मॉलेस्ट रिवर, मोन्टाना स्टेट में है। आसमा जवाब देते नहीं भी। विच ओशन इज कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? ओके जी आसमा, ठीक है मिसपा। हाँ जी, एटलीस्ट आप लोग अपनी कोई रीजन तो बताएं ना कि क्या इशू है। स्मॉलेस्ट ओशन आर्कटिक ओशन, गुड। विच, सर एक निमोनिक भी यूज होता है पैसा का। हाँ बताएं। सर निमोनिक यूज होता है ना पैसा का, PAISA। अच्छा, पी एन। फॉर पैसिफिक, ई फॉर, ए, ए फॉर अटलांटिक, एस फॉर, ठीक है। इन। आई फॉर इंडियन। अच्छा, PAISA, ठीक है, पैसा PAISA, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, और फिर साउदर्न एंड देन आर्कटिक, गुड, शाबाश। पैसा। नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बताएं जी। बॉल लीगल सर। ठीक है, इन विच कंट्री डिड द ट्यूलिप रेवोल्यूशन अकर? किर्गिस्तान सर। ओके, पिंग पोंग इज द अनदर नेम ऑफ विच स्पोर्ट? टेबल टेनिस। गुड। रेड क्रॉस फ्लैग इज द रिवर्स ऑफ द फ्लैग ऑफ विच कंट्री? ये सर स्विट्जरलैंड। हाँ जी अस्मा आप बताओ। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली ascend द माउंट एवरेस्ट फर्स्ट टाइम? ये जंको भी, जंको टैबी। जंको टैबी, वेरी गुड। जैज इज द नेम ऑफ, ये सर म्यूजिक का है। विच लेक इज नोन एज द पैराडाइज ऑफ बर्ड्स? ये हलीजी लेक है सर, ठट्ठा, सिंध के अंदर। ठीक है, गुड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज द प्यूलिजर प्राइज अवार्डेड? ये जर्नलिज्म में। ओके, चलें जी बस, इसको यहीं पर हम खत्म करते हैं।